एपिसोड 12। नैना देसाई, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। अगली सुबह सिंघानिया पैलेस के किचन में अनन्या अरशद के लिए ब्रेड उपमा बना रही थी। तभी वहां निया आई। उसको किचन में देखकर सभी शेफ शॉक्ड थे, क्योंकि आज तक सिंघानिया फैमिली का एक भी सदस्य किचन में नहीं आया था। निया ने अनन्या को तीखी नजरों से देखा, फिर एक शेफ के पास गई और उसे एक लिस्ट देते हुए बोली, ये मेरा और पायल का डाइट चार्ट है। मेक श्योर हमारा ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर सब डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शेफ ने यश मैम कहा और निया वहां से जाने लगी कि उसे कुछ सूझा और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने बाहर जाने से पहले अनन्या को धक्का दिया, जिससे अनन्या का राइट हैंड गर्म पेन से टच हो गया। आह! दर्द और जलन से अनन्या ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। यह देखकर निया की स्माइल बड़ी हो गई। ओह, तुम्हें तो लग गई। तुम तो जल्दी से इस पर कुछ ठंडा लगा लो, तुम्हारी जलन कम हो जाएगी, निया ने कहा और स्माइल करते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अनन्या के पास सभी शेफ आ गए और चिंता से बोले, अनन्या तुम ठीक हो? सभी को उसकी फिक्र थी। ये देखकर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, आप सब मेरी फिक्र मत करिए, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी, आप सब अपना काम करिए। सभी उसकी बात मानकर अपना अपना काम करने लगे। अनन्या ने अपना हाथ देखा, उसके हाथों की 3 उंगलियां बुरी तरह से जल गई थी। अगर अरशद ने यह देख लिया तो वो तो मेरा किचन में आना ही बंद कर देगा। नहीं, मैं इस बारे में अरशद को पता नहीं लगने दूंगी। उसने मन ही मन यह डिसाइड किया और रोज की तरह ब्रेकफास्ट लेकर अरशद के कमरे में चली गई। सारी डिशेज टेबल पर लगाने के बाद वो अरशद के आने का वेट करने लगी। कुछ ही देर में अरशद ड्रेसिंग रूम से बाहर आए। आज फिर उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। उसने सारी डिशेज टेस्ट की और हर बार की तरह अनन्या के हाथ का बनाया ब्रेड उपमा उसने साइड कर दिया। बिना कुछ बोले ही अनन्या बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। यह देखकर अरशद उसकी नाक खींचते हुए बोला, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम से खाना खा लिया करो। अगर तुमने रात में डिनर किया होता तो अभी इतनी भूख नहीं लगती। यह सुनकर अनन्या नाक सिकुड़कर उसे देखने लगी। अरशद ने टेबल से ब्रेड उपमा लिया और खाने लगा। उसका ध्यान अनन्या के हाथ पर नहीं गया। अनन्या ने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और वहां से अपने रूम में आ गई। अरशद की नज़र प्लेट पर गई। आज भी अनन्या ने आधा से थोड़ा ज़्यादा खाया था। उसने प्लेट अपनी साइड की और बचा हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगा। कॉलेज। अनन्या का क्लासरूम। क्लास के लेफ्ट रो के 3rd बेंच की कॉर्नर सीट पर अनन्या बैठकर अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन कंप्लीट कर रही थी। एसके ग्लोबल के रूल्स के मुताबिक ज्वेलरी डिज़ाइन की प्रिंटेड कॉपी के साथ उन्हें हैंडमेड डिज़ाइन इंटरव्यू में ले जाना कंपलसरी था। अनन्या के हाथों की उंगलियों में पेन हो रहा था। इसके बावजूद भी वो पूरे फोकस से अपना काम कर रही थी। वहीं क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा ईशान गुस्से से अनन्या को घूर रहा था। अचानक से वो उसके पास आते हुए स्ट्रिक्टली बोला, चलो मेरे साथ। उसकी आवाज़ सुनते ही पूरा क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, मगर अनन्या ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यह देखकर ईशान फिर से बोला, अनन्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? इस पर अनन्या ने एक नज़र देखा और फिर अपना काम करने लग गई। ईशान की नज़र उसकी लाल उंगलियों पर थी। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए क्लासरूम से बाहर ले आया। अनन्या खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर जब वो कामयाब नहीं हुई तो उसने जोर से ईशान के हाथों पे अपने दांत गड़ा दिए। आह! पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? कहते हुए ईशान अपने हाथों को सहला रहा था। अनन्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से जाने लगी। ईशान उसके सामने आते हुए बोला, अरे रे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। यह सुनकर अनन्या रुक गई और सवालिया नजरों से ईशान को देखने लगी। तो ईशान आगे बोला, तुम्हारे हाथों की उंगलियों में छाले उभर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें अपनी कोई परवाह ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम इंसान ही नहीं हो, बल्कि एक रोबोट हो, चलता फिरता गूंगा बहरा रोबोट, जिसे अपने काम के सिवा किसी से मतलब नहीं है, लेकिन अपना तो ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे माँ पापा तुम्हें कैसे हैंडल करते होंगे। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी, अनन्या ने आराम से कहा और वहां से जाने लगी। तो ईशान एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें नहीं करवानी अपनी चोट का इलाज तो ठीक है, मगर मेरी चोट का क्या? तुमने ये जो मेरे हाथों पर इतना बड़ा और गहरा लव बाइट दिया है, मुझे तो इसका इलाज करवाना होगा ना, और जब चोट तुमने दी है तो इलाज के पैसे भी तुम पे करने चाहिए।
इस पर अनन्या ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही है। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और ईशान को 100 रुपये पेटीएम कर दिए। इसके साथ ही उसने एक मैसेज अटैच किया था, देखो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और एक बार फिर बोल रही हूँ, मुझसे दूर रहो। और एक बात, अगली बार से बिना मेरी परमिशन के मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। 100 रुपये में ट्यूब मिल जाएगी, अपनी चोट पर लगाने के बाद वो ट्यूब मुझे रिटर्न कर देना। मैसेज पढ़ने के बाद ईशान की मुठ्ठियां भींच गई। उसे आज तक किसी ने 100 रुपये नहीं दिए थे। वो गुस्से से अनन्या को वहां से जाता देख बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, एक तो हेल्प करो, ऊपर से इनके ताने भी सुनो। और ये 100 रुपये, ऐसा लग रहा है मैं कोई भूखा भिखारी हूँ जिसे खाने के लिए खाना तो मिला है मगर खाने के बाद उसे प्लेट भी वापस करनी है। चल बेटा ईशान, अब ये काम भी पूरा कर लेते हैं। कहते हुए ईशान डिस्पेंसरी की तरफ चला गया। वही क्लासरूम में सब अनन्या को देखकर बातें बना रहे थे मगर अनन्या ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और जाकर अपनी सीट पर बैठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगी। देखो तो जरा कितनी सीधी और मासूम लग रही है, जैसे हमें इसके और ईशान के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, एक लड़की ने कहा। और नहीं तो क्या, कपड़े तो देखो किसी मिडिल क्लास की लगती है, फिर भी कोई प्रोफेसर इसके साथ रूडली बिहेव नहीं करता। क्या हमें नहीं पता ये सब ईशान की मेहरबानियों का नतीजा है? दूसरी लड़की ने कहा। गाइस शांत रहो, क्या तुम सब भूल चुके हो कोमल और आनंद के साथ क्या हुआ था? अगर तुम सब इस कॉलेज में रहना चाहते हो तो अच्छा होगा इन सब से दूर रहो, एक लड़के ने सबको शांत करते हुए कहा। मगर उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अनन्या ये सब सुनकर भी शांत थी। पूरे क्लास में उसका कोई फ्रेंड नहीं था, या यूँ कहे उसने कभी किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए सब उसे घमंडी बोलते थे। ईशान से उसकी मुलाकात श्रुति ने करवाई थी मगर आज तक ईशान को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल इंडस्ट्रीज अरशद के केबिन के अंदर एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ को हैंडल पर टिकाए अरशद किसी शहंशाह की तरह अपने चेयर पर विराजमान होकर सामने लैपटॉप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अटेंड कर रहा था। उसका फेस डार्क और आंखें किसी गिद्ध की तरह खतरनाक लग रही थी। केशव जो कि अरशद के सामने खड़ा था और वो काफ़ी नर्वस लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद अरशद ने लैपटॉप बंद करते हुए बोला, उसे अभी यहाँ लेकर आओ। ओके सर। केशव के चाहते ही अरशद ने मुन्ना को कॉल लगाया। फ़ोन रिसीव करते हुए मुन्ना बोला, बॉस मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और फ़ोन रखने को हुआ कि अरशद दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे पास 10 मिनट है, मुझसे ऑफिस में मिलो। यह कहते ही अरशद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं मुन्ना हैरानी से फ़ोन को देख रहा था। आधे घंटे बाद अनन्या और मुन्ना सिर झुकाए अरशद के सामने खड़े थे। अनन्या को देखकर मुन्ना को पूरी बात समझ आ गई थी मगर अनन्या अब भी कंफ्यूज थी क्योंकि अरशद सुबह नॉर्मल था, फिर अचानक से क्या हुआ होगा। बॉस इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब इस नानू की गलती है। इसी ने मुझसे बोला था बिना आपको पता लगे मैं इसकी डिज़ाइन बेच दूँ। मुन्ना खुद को इनोसेंट साबित करते हुए बोला तो अनन्या उसे घूर कर देखते हुए कोसने लगी, बेवकूफ़ इंसान, मुझे बोल रहा था नानू, डर मत, बॉस को कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, अगर चल भी गया तो मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। और अब देखो कैसे अपनी बात से पलट रहा है, डरपोक। वही मुन्ना बेचारी सी शक्ल बनाते हुए उसे देखकर मन में बोला, सॉरी नानू, लेकिन अब मुझे बॉस से एक तू ही बचा सकती है। वैसे तो मुझे बॉस से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मामलों में बॉस थोड़ा ज़्यादा ही डरावने हो जाते हैं। वहीं अरशद जो काफ़ी समय से दोनों को नोटिस कर रहा था वो बोला, हो गया तुम दोनों का। इस पर दोनों ने सिर झुका लिया तो अरशद केशव से बोला, इन दोनों को इनके कारनामों की फाइल दिखाओ। यह सुनकर मुन्ना और अनन्या एक दूसरे को देखने लगे। केशव ने दोनों के सामने फाइल खोलकर रख दी। फाइल को देखते ही दोनों हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो डिज़ाइन मेरी खुद की थी, तो फिर कोई कैसे इसे अपना क्लेम कर सकता है? अनन्या ने हैरानी से बोला, ये जो कोई भी है इसे अंदाजा नहीं है इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुन्ना ये बोल ही रहा था कि तभी केशव ने फाइल का पेज पलट दिया। नैना देसाई? फाइल पर नैना देसाई का नाम देखकर अनन्या हैरान हो गई। उसने अरशद को देखा और कहा, यह पॉसिबल ही नहीं है, वो डिज़ाइन मेरी खुद की डिज़ाइन थी, वो कैसे मेरे डिज़ाइन को अपना बोल सकती है? इस पर अरशद ने कुछ नहीं कहा।
उसने अनन्या को इग्नोर करते हुए दोबारा से लैपटॉप ऑन कर लिया। ये देखकर अनन्या को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए सिर झुका लिया। व्हाट द हेल! मुन्ना गुस्से में चिल्लाया। उसने फाइल को उठाकर फर्श पर फेंक दिया और तिल मिलाते हुए बोला, नैना देसाई, तुझे पता भी नहीं है कि तेरा पाला किससे पड़ा है। ये जो तूने किया है ना, इसके लिए तो अब जिंदगी भर पछताने वाली है। अब तू देख ये मुन्ना तेरी हस्ती कैसे खत्म करता है। यह कहकर मुन्ना ने अनन्या को देखा और उसे तसल्ली दिलाते हुए बोला, नानू तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही छोटा सा मामला है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तू बस अपने इंटरव्यू पर फोकस कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया और मुन्ना वहां से चला गया। उसके जाते ही केशव थोड़ा परेशान होते हुए अरशद से बोला, बॉस, नैना देसाई इंडिया के नंबर 5 डिजाइनर में से एक है। ऐसे में मुन्ना को इस मामले की जिम्मेदारी देना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ही नोज वेरी वेल व्हाट टू डू, सो डोंट यू वरी अबाउट हिम, अरशद ने कहा तो केशव यस सर बोलकर केबिन से बाहर चला गया। अब केबिन में सिर्फ अनन्या और अरशद थे। अनन्या अभी भी सिर झुकाकर खड़ी थी। अरशद उसे छेड़ते हुए बोला, सो अब क्या करने का सोचा है तुमने? अनन्या ने थोड़ा कंफ्यूज होकर अरशद को देखा तो अरशद उसे एक्सप्लेन करते हुए बोला, अब जब नैना देसाई ने तुम्हारे डिजाइन को अपना क्लेम कर दिया है तो अब तुम्हें वो 5 लाख रिटर्न करने पड़ेंगे। तो क्या सोचा है तुमने इस बारे में? 5 लाख? अनन्या ने मायूसी से यह शब्द दोहराए। हाँ 5 लाख। तुम इतनी जल्दी इस बारे में कैसे भूल गई? कहते हुए अरशद मुस्कुरा रहा था। वहीं अनन्या की हालत 5 लाख सुनकर खराब हो रही थी। उसने टेंशन में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया। अचानक से दर्द महसूस हुआ और उसकी आह निकल गई। वहीं अरशद का फेस फिर से डार्क हो गया। उसकी जलती निगाहें अब अनन्या के हाथ पर थी। यह महसूस करते ही अनन्या ने जल्दी से अपना हाथ पीछे छुपा लिया। अरशद उसके सामने आते हुए बोले, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, अनन्या ने नजरें चुराते हुए बोला और अरशद की आंखें बड़ी हो गई। तो आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इनोसेंट लव।